हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब की बाढ़ के बारे में। बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे भौगोलिक, ऐतिहासिक और मानव जनित कारण छुपे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बार-बार डिजास्टर और उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए समझते हैं पंजाब की बाढ़ का पूरा विश्लेषण, कारण, प्रभाव और समाधान। तो ये जो मैंने मैप यहाँ पे मेंशन किया है, ये कुछ ऐसे अफेक्टेड एरियाज हैं जो 1918 अंटिल 2025 तक है ना। ये पूरा आप देख सकते हैं एरिया इस मैप में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते होंगे कि 2025 की जो पंजाब बाढ़ है वो 1988 की भयंकर बाढ़ की याद दिलाती है। जैसा कि आप सुन चुके होंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे। यूपीएससी दृष्टिकोण से पंजाब बाढ़ को हम समझेंगे करंट अफेयर में एज ए जीएस पेपर 1, 2 और 3 को लिंक करके डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जियोग्राफी। आज का हमारा फोकस्ड होगा टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट जियोग्राफी। ठीक है, इधर उधर की चीजें मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ। जैसे देखो, पंजाब सामान्यतः हम जानते हैं कि अनाज का भंडार माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है, बल्कि माना तो नहीं जाता, कहा जाता है। यहाँ पर मुख्यतः जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी सतलज, व्यास, रावी और घग्गर नदी, है ना। रावी, घग्गर। ठीक है, हाल के वर्षों में 2023 और 24 की मानसून सीजन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि भारी बारिश हुई थी और अनियोजित शहरीकरण के कारण भीषण बाढ़ आई थी। ठीक है, तो इसके कारण को तो हम बाद में देखेंगे। अब हम 2025 की बात करते हैं। ठीक है, 2025 में क्या हुआ था कि हुआ था नहीं, हो रहा है कि भौगोलिक स्थिति आप जैसे देख सकते हैं, नदियां कौन कौन सी है मैं आपको बता चुकी हूँ। 1272% अधिक वर्षा हुई है। मतलब हम इसे इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि किस लेवल पे चीजें बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है, प्रभावित जिले जो हैं ऊपर मैंने मैप में मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं बता देती हूँ। गुरदासपुर, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिबा, कपूरथला, फाजिल्का आदि। ठीक है, मौत अगर देखें तो कम से कम भी 40, मतलब ये तो मैं आसपास के नंबर बता रही हूँ। 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। ठीक है, कंपैरिजन विद अगर हम 1988 से के फ्लड से करें तो देखो, कारण की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की जो नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा होने पर पानी तेजी से मैदानों में आता है। ठीक है, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी का क्या है, घग्गर नदी जो कि सीजनल है, अक्सर बाढ़ का केंद्र बनती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने प्राकृतिक कारण बनाया, सामान्य मानसून, नदियों का ओवरफ्लो, क्लाइमेट चेंजेस। तो इसमें क्या है, नदियों का ओवरफ्लो किसकी बात की जा रही है? घग्गर नदी की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज में क्या है, मानसून का पैटर्न जो है वो निश्चित ही नहीं है। मतलब अनिश्चित आपका मानसून पैटर्न है। ठीक है, जिसको आप सोच ही नहीं सकते किस टाइम क्या हो जाए, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अचानक से क्लाउड बर्स्ट होता है और एक्सट्रीम रेनफॉल बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम मानव जनित कारण की बात करें तो नालों की सफाई का ना होना, ये तो मैंने नॉर्मली एक बात बताई है। लेकिन क्या होता है कि अनियोजित शहरीकरण होता जा रहा है। एनरोचमेंट जो है आपका, नदियों के प्राकृतिक बहाव में रुकावट बन जाता है। ठीक है, अत्यधिक, मतलब बहुत ही ज्यादा लेवल पे भूजल का दोहन होता है, खेती में पानी की गहन मांग है ना। इसके अलावा डैम प्रबंधन, जो कि मैंने बताया, नालों की सफाई का ना होना, है ना। डैम प्रबंधन की खामियां हैं, जैसे भाखड़ा नांगल जो है और पौंग डैम से जो अचानक छोड़ा गया पानी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं मैं, मतलब इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि 1988 में पंजाब में भीषण बाढ़ आई थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जो घग्गर नदी का क्षेत्र है वही प्रभावित हुआ था, है ना। 2023 में जो बाढ़ आई थी, ये इसको भी हम कंपेयर अगर करके देखें 1988 से, तो कुछ यादें ताजा कर देती है। ठीक है, अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो सामाजिक प्रभाव क्या हुआ है कि विस्थापन हुआ, स्वास्थ्य संकट हुआ। लेकिन हम डीपली देखें सामाजिक कारण को तो वो क्या हुआ है कि लाखों लोगों के घर, लोग जो है वो विस्थापित हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं पर असर हुआ है। एजुकेशन नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं है इन सब चीजों की वजह से, है ना। माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जल जनित रोग जैसे वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, मतलब जिनके फैलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो धान की फसल का नुकसान हुआ, एमएसएमई जो है ठप हो गया। ठीक है, फसलों का भारी नुकसान में अगर हम देखें तो धान के अलावा गन्ना भी है, कपास भी है। ये केवल धान नहीं है। अगर पंजाब की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का हम जैसे मानते हैं, है ना, तो उसके ऊपर सीधा सीधा असर हुआ है इसका। बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल, बिजली का नुकसान हो गया।
इसमें पर्यावरणीय मैंने कारण लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्यावरणीय कारण बता देती हूँ। पर्यावरणीय सॉरी कारण नहीं, प्रभाव। प्रभाव क्या है? जैसे मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश में। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं। इसके अलावा भूजल स्तर में क्या हुआ है? असमानता आई है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों के साथ बहकर जल प्रदूषण होता जा रहा है, ठीक है। राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव अगर हम देखें तो ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, केंद्र सरकार के बीच में राहत कार्यों के पर वही खींचातानी, इधर उधर की बातें करना, घुमाना, है ना। लेकिन जो नुकसान हुआ है उस पर कोई फोकस नहीं करेगा, है ना। आपदा प्रबंधन तंत्र को कमजोरी उजागर होकर के आती है ना। अब हम अगर समाधान की बात करें और यूपीएससी विश्लेषण की बात करें तो समाधान तो मैं बोलूंगी आपको कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की हम तैनाती करके कुछ समाधान तात्कालिक रूप से हम कर सकते हैं। राहत शिविर लगा सकते हैं, चिकित्सक आपूर्ति कर सकते हैं इससे, ठीक है। दीर्घकालीन अगर नीति की बात करें हम तो फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट कर सकते हैं हम। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम का सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ना इन सब बातों के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एनडीएमए गाइडलाइन है इसमें हम क्या, जो प्रिपेयर्डनेस जो होता है उसमें हम कमजोर हैं क्या? क्योंकि चीजें पहले हो चुकी हैं, पहले मतलब 1988 में हो चुकी है, उसके बाद 2023 में हुआ, 2024 में हुआ। अब जो हालात है वो बद से बदतर हो गए, तो इसका मतलब कमजोर है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसका, ये तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, है ना। अगर यूपीएससी आपसे कुछ पूछता है तो वो पूछ सकता है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, सॉरी रिडक्शन 2015 टू 30 तक का हो सकता है जिक्र, है ना, यूपीएससी मेंस में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं। क्योंकि देखो ये तो मेरा एक क्वेश्चन था, जो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद चीजों में स्ट्रिक्टनेस नहीं आई, पहले से प्लान करके नहीं जा रहा है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ना बहुत वीक चल रही हैं। लोगों को ना इधर उधर की बातें करनी है, घुमाना फिराना है, सीरियस कुछ होना नहीं है। फोर, डिजास्टर वर्क, सॉरी रिस्क रिडक्शन। इसमें आपसे अगर जिक्र करता है तो 2015 से लेकर के 30 तक का कर सकता है यूपीएससी मेंस में, ठीक है। इसके अलावा 2023 में संसद में अर्बन फ्लड मैनेजमेंट पर भी बहस हुई थी, ठीक है। ये तो कुछ करंट अफेयर से मैंने लिंक कर दिया है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रीलिम्स में 2017 में क्वेश्चन आया था कि भारत में बार बार आने वाली जो बाढ़ है ना, उसका मुख्य कारण क्या है। और उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, है ना, मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। प्रीलिम्स में आपका 2017 में एक क्वेश्चन आया था, वो था कि भारत में बार बार, ये बात तो सच है ना, कि मतलब चीजें आ रही हैं उसके बाद रुक नहीं रही बल्कि बढ़ती जा रही है, वाली बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है वैसे। फर्स्ट ऑप्शन है अनियमित वर्षा, सेकंड ऑप्शन है आपका शहरीकरण, थर्ड ऑप्शन है आपका डैम प्रबंधन। तो आपको जो भी इनमें से ठीक ऑप्शन लगता है आप उसे मार्क कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, पंजाब फ्लड से के लिए, ठीक है, कि पंजाब में बार बार आने वाली और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही प्रभावी प्रबंधन हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका मेंस के लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। और अगर आपको इसका आंसर करना है तो आंसर के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि पहले आपको क्या करना है, यूपीएससी मेंस के लिए आपको आंसर कैसे लिखना होता है। पहले आप इंट्रो लिखो, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे कि बाढ़ की परिभाषा क्या है ना। इसके बाद आप पंजाब में बाढ़ का उल्लेख कर दो,
पंजाब में बाढ़ का उल्लेख कैसे? जो करंट में है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं? कारण लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्राकृतिक कारण, है ना, मानव जनित कारण, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। प्रभाव लिख दीजिए। इसके बाद आप जैसे सामाजिक, मैंने कुछ इसी तरीके से लिखा था, आप उसे कॉपी कर सकते हैं। मैंने इन शॉर्ट लिखा है ना, तो प्रॉपर कॉपी करने का भी मतलब नहीं, अपने आप से लिखने का ज्यादा फायदा होता है। पर्यावरणीय और राजनीतिक कारण, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। समाधान दे सकते हैं आप या सुझाव दे सकते हैं। समाधान में आप क्या लिखेंगे? या सुझाव लास्ट में, लास्ट सेकंड में। जैसे आप ये लिख सकते हैं, रिवर बेसिन मैनेजमेंट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम में कर सकते हैं, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, डैम ऑपरेशन प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस का यूज कर सकते हैं, है ना। इतनी बार आने के बाद भी अगर अवेयरनेस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये राइटिंग पे मत जाना, मैं वो समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। इसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन। जैसे कंक्लूजन में आपने क्या लिखा? पंजाब की बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस की कमी का परिणाम है ना। यदि सरकार और समाज मिलकर वैज्ञानिक और सतत नीति अपनाए तो इसका समाधान संभव है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, पंजाब में बाढ़ का ये विश्लेषण हमें बताता है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा तो नहीं है ना, जैसा कि आपने देखा है, बल्कि ये मानव जनित कारण भी उतने ही जिम्मेदार हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आपको इसे भौगोलिक कारण, प्रभाव और समाधान के रूप में याद रखना होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में एक तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर बताएंगे, इसके साथ ही आप मुझे पंजाब की बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय डैम मैनेजमेंट है या शहरीकरण, इसका आंसर बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े हुए या किसी अलग विषय से रिलेटेड हम वीडियो पे बात करेंगे और मॉडल आंसर पर चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।